morning everyone. My name is Jyoti Shukla and we are here to study public administration. और अभी जो हमारी यूनिट चल रही है वो है पर्सनल मैनेजमेंट की, और पर्सनल मैनेजमेंट में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारे के सारे इस यूनिट में टॉपिक रहेंगे और इसको हम एक एक करके डील करेंगे. और अगर टॉपिक छोटा होगा देन वी विल ट्राई टू टेक 2 टॉपिक्स टुगेदर. ठीक है, एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 30 इन द सीरीज ऑफ द लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, एंड ऑल्सो कि हमारी जो साइट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसमें काफ़ी सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं. तो आप अपने हिसाब से जो पेड कोर्सेज आपको सूटेबल होते हैं आप उसको देख सकते हैं. यू कैन अवेल दोज कोर्सेज. एंड इफ़ यू नॉट इंटरेस्टेड इन द पेड कोर्सेज तो काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी है जो अवेलेबल है यूट्यूब पे और टेलीग्राम के ग्रुप में. ठीक है, तो ये नंबर है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू द टेलीग्राम. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन को बेसिकली जो कहा गया है इन द पर्सनल मैनेजमेंट वो है आपका पोजीशन क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो व्हाट इज़ पोजीशन क्लासिफिकेशन और किस तरीके से ये हमारे सिविल सर्विसेज में जब हम पर्सनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पर्सनल मैनेजमेंट को हमें इस हिसाब से पढ़ना है कि जो हमारे गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, बिकॉज ये हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक यूनिट है, तो जब हम पर्सनल मैनेजमेंट को पढ़ेंगे देन कीपिंग इन माइंड द सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, उसको लेकर के हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जा रहा है, ऑल्दो काफ़ी ब्रॉड कंसेप्ट है, अगर हम उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड करें देन इट बिकम्स अ वेरी ब्रॉड सेक्टर. बट यहाँ पे वील हैव टू कैरी इट टेकिंग इन माइंड द Indian civil services or the classification and the recruitment of the Indian sciences. At times you will also compare with the other countries or the other systems. Okay, so there have been various methods of organizing the public personnel system, and position classification is an important aspect of the personnel administration. तो पर्सनल जो हमने बताया है वो आपको पहले भी पता होगा कि जो PERSONNEL पर्सनल है. पर्सनल का मतलब होता है पीपल, लोग. वो लोग जो कहीं पर काम कर रहे होते हैं उन्हें हम पर्सनल कहते हैं. ठीक है, और किस तरीके से हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं उनको मैनेज करते हैं और उनको रिक्रूट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उनका प्रमोशन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ों का जो मैनेजमेंट है वो पर्सनल मैनेजमेंट कहलाता है. ठीक है, तो पर्सनल मैनेजमेंट को या फिर कहा जाए कि जो पब्लिक पर्सनल सिस्टम है, यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है, उसको ऑर्गेनाइज करने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं. उसको ऑर्गेनाइजेशन का, उसको ऑर्गेनाइज करने के मेथड को ही हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, सो पोजीशन क्लासिफिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो पोजीशन क्लासिफिकेशन है हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का. और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्या हुआ? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा वो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ इन विच वी आर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. Okay, so it basically implies classification of employees and identifying their position in an administrative setup. तो इसका जो बेसिक इम्प्लीकेशन होता है वो ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को हमें क्लासीफाई करना है. क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है उन्हें अलग अलग ग्रुप में डालना. ठीक है, उनको क्लासीफाई करना कि किसका रोल क्या है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ क्या है, किस हिसाब उनके पास में किस हिसाब से क्वालिफिकेशंस हैं, और फिर उनको उस हिसाब से अलग अलग जगह पे क्लासीफाई करके उनको रखना, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, तो इट बेसिकली इम्प्लाइज क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड आइडेंटिफाइंग देयर पोजीशंस इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. ठीक है, तो पोजीशन क्लासिफिकेशन का जो बेसिक एम होता है वो क्या होता है? उसका बेसिक एम ये होता है कि उन्हें एम्प्लॉयज़ को पहले क्लासीफाई करना है, उनके पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, कि किस तरीके से किस एम्प्लॉय की, किस इंसान की एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी कौन सी पोजीशन है, उसकी क्या ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, वो कौन सी प्लेस या पोजीशन होल्ड करेगा इन दी एडमिनिस्ट्रेशन, उसको डिफाइन करना और फिर उसको उस हिसाब से वहाँ पे सेट करना, वो हमारा क्लासिफिकेशन कहलाता है. ठीक है, तो इस हिसाब से हमने ये देखा कि काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने पब्लिक पर्सनल सिस्टम को, यानी कि हम अपने, हिंदी में बोला जाए तो हम अपने कर्मचारियों को काफ़ी तरीके से हम उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, हम उन्हें मैनेज करते हैं, और उनमें से एक तरीका हमारा पोजीशन क्लासिफिकेशन का भी है. तो इसीलिए जो पोजीशन क्लासिफिकेशन है वो हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है,
एंड ऑल्सो ये हमें इस बात का इम्प्लाई करता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हम उन्हें किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे हम उन्हें, कौन कौन सी पोजीशंस में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, कि अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उस एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी पोस्ट पे कहाँ पे कौन कौन सा बंदा सेट होगा, कहाँ पे कौन बैठेगा, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम उन्हें उनकी जगह देते हैं, ठीक है। Now by classification it meant the grouping of position on the basis of similarity of duties and qualification requirements. And also जैसे हमने बात की थी तो इसमें लिखा हुआ है कि by classification it meant कि classification से इनका मतलब ये है कि हमें किस तरीके से position की grouping करनी है on the basis of similarity of duties and qualification requirements, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आता है गवर्नमेंट की तरफ से व्हेन दे आर कॉलिंग द यूथ टू रिक्रूट इन दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या फिर एडवर्टीजमेंट निकलता है तो फिर नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा होता है कि ठीक है हम इतने सारे कैंडिडेट्स को हम इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, आपकी एलिजिबिलिटी या फिर आपका क्राइटेरिया ये होना चाहिए, आप इस एज को बिलोंग करने चाहिए हो, यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर हम यूपी की पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं तो फिर जो सिटीजन ऑफ यूपी होते हैं उनको एक प्रायोरिटी दी जाती है दैन दी अदर सिटीजन्स ऑफ दी अदर स्टेट्स, ठीक है। और उसके साथ आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उनको देखा जाता है। काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो ग्रेजुएशन होता है बाय एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी उसको मानते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखते हैं ये पहले लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं और अगर इसके ऊपर की हम बात करते हैं तो कई बार उसके साथ साथ आपसे वर्क एक्सपीरियंस भी माना जाता है, ठीक है। से फॉर सपोज अगर यूपीएससी भी है, यूपीएससी आपका कोई नोटिफिकेशन निकालता है और उसमें आपके ये सिविल सर्विसेज के लिए ही अगर वो नोटिफिकेशन निकालता है तो इवन इन दैट नोटिफिकेशन कि आप जो पहले लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए तो आप एलिजिबल होते हो विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस, लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में वर्किंग है और फिर उसके ऊपर की पोस्ट की जो नोटिफिकेशंस निकलती हैं तो उसमें जो अलग रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग रिक्वायरमेंट्स तो मांगते ही हैं, उसके साथ साथ वो ये भी डिज़ायरेबल होता है कि आपके पास कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस इस तरीके का होना चाहिए और इस हिसाब से उनकी एलिजिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो उनकी वो एलिजिबिलिटी कहाँ से डिसाइड हुई? उनकी एलिजिबिलिटी डिसाइड हुई उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से और उनकी पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही कहा गया कि क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमें लोगों को उनकी पोजीशन पर ग्रुपिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ड्यूटीज़, कि जहाँ पे ड्यूटीज़ सिमिलर हो और उनकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हो वो भी मेट करनी चाहिए, दे शुड ऑल्सो मीट, ओके। सो इफ़ अ पर्सन हुज एकेडमिक क्वालिफिकेशन या फिर उसकी जो बाकी की क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट होती हैं और वहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ड्यूटीज़ पाई जाती हैं तो ऐसे लोगों को एक साथ ग्रुप किया जाता है उस पर्टिकुलर पोजीशन में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ देर आर पीपल जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो कॉमर्स में कर रखा है तो फिर ये ज़्यादा डिज़ायरेबल होगा कि ये जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट दें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालने के लिए दें जहाँ पे ऑडिटिंग का काम होगा, बैलेंस शीट्स वगैरह ये सब देखने का काम होगा। और क्योंकि उनके पास एक कॉमर्स का एकेडमिक क्वालिफिकेशन है इसलिए वो उस पोस्ट में ज़्यादा डिज़ायरेबल होंगे, ठीक है। रादर दैन अगर हम किसी और डिपार्टमेंट की बात करते हैं, अगर जैसे कि हमने देखा है एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री का जो डिपार्टमेंट होता है तो उसमें हम बेसिकली जो साइंस ग्रेजुएट्स के लोग होते हैं या फिर एग्रीकल्चर के जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए वो पोस्ट जो होती हैं वो ज़्यादा एलिजिबल होती हैं, ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो दोज पीपल आर ऑलवेज गिवन अ प्रायोरिटी ओवर द अदर पीपल इन दोज पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि हमें लोगों को, बंदों को इस तरीके से क्लासीफाई करना है कि उनकी ग्रुपिंग हमें इस हिसाब से करनी है कि उनकी सिमिलैरिटी ऑफ ड्यूटीज़ हो और साथ ही साथ में जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हो उसे वो मीट कर सकें। फाइन। Now Marshall E. Dimmock defines it as the systematic sorting and ranking of position in a hierarchy according to comparative difficulty and responsibility. तो मार्शल ई डिमॉक जो थे हमारे, उन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ कहा है। तो उन्होंने कहा है कि क्या होता है क्लासिफिकेशन, बेसिकली क्लासिफिकेशन इन द सेंस ऑफ द पोजीशन, इन द सेंस ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द क्लासिफिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। So systematic sorting and ranking of position in a hierarchy according to comparative difficulty and responsibility. तो मार्शल ए डिमॉक का कहना ये है कि जब हम पोजीशन क्लासिफिकेशन करते हैं या फिर हम बंदों की एम्प्लॉयज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी पोजीशन के लिए,
तो वो एक सिस्टमैटिक सॉर्टिंग होती है कि हम सिस्टमैटिक तरीके से उन लोगों को सॉर्ट करते हैं कि किसको कहाँ पे रखना है। और फिर रैंकिंग ऑफ पोजीशन होती है हायरार्की में, ठीक है। सो इट इज़ अ सिस्टमैटिक सॉर्टिंग एंड रैंकिंग ऑफ पोजीशन इन अ हायरार्की अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव डिफ़िकल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि किस हिसाब से किसकी कितनी डिफ़िकल्टी है पोजीशन में और किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस हिसाब से हम सॉर्ट करके वहाँ पे बंदों को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो मार्शल ई डिमॉक का कहना ये था दैट द पोजीशन क्लासिफिकेशन या फिर पोजीशन क्लासिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक सॉर्टिंग एंड रैंकिंग ऑफ पोजीशन को रैंक करना हायरार्की के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कंपैरेटिव डिफ़िकल्टी, उस पोजीशन की कंपैरेटिव डिफ़िकल्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक पोजीशंस ली, वहाँ पे हमें पता है कि हमारा ये डिपार्टमेंट है, हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसमें हायरार्की के हिसाब से ये पोजीशंस आती हैं। अगर हम देखें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम देखेंगे कि वहाँ पे एक सबसे पहले अगर विलेज की बात करते हैं तो विलेज में हमारा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसके ऊपर ब्लॉक आता है, ब्लॉक फिर हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ब्लॉक के ऊपर हमारा तहसील वगैरह आता है जिसमें हमारे एसडीएम होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक हायरार्की होता है। अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लें, डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस को कंबाइंड फॉर्म में लें, तो यहाँ पे जो हमारी हायरार्की है, इसकी जो पोजीशन होती है, इस पर जितनी भी पोस्ट होती हैं, उनमें जितनी भी पोजीशंस होती हैं, तो उनकी हम सबसे पहले रैंकिंग करते हैं हायरार्की के हिसाब से, ठीक है। तो ये तो हमारी रैंकिंग हो गई हायरार्की के हिसाब से कि सबसे नीचे वीडियो होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके ऊपर हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, फिर हमारा तहसीलदार होता है, फिर उसके ऊपर हमारा एसडीएम होता है, फिर उसके ऊपर हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पे जब हम अपने लोगों को क्लासीफाई करते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं, वहाँ पे उनको उनकी पोजीशन देते हैं, तो हम किस हिसाब से उनको चुनते हैं कि हम प्रॉपरली सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन सी पोजीशन के पास कितनी कंपैरेटिव डिफ़िकल्टी है या फिर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो यूपीएससी से चुने जाते हैं, ठीक है। वाई? बिकॉज दे हैव अ कंपैरेटिव हायर डिफिकल्ट जॉब एंड हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी उनकी पोजीशन में है वो बाकी की पोजीशंस में नहीं है, ठीक है। तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को इस हिसाब से क्लासीफाई करना है कि वो अपनी पोजीशन को अपनी डिफ़िकल्टी लेवल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल के हिसाब से संभाल सकें, ठीक है। तो जो हमारा यूपीएससी है वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उससे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चुनते हैं, फिर हमारा एसडीएम आता है हमारे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम से, और फिर हमारा बीडीओ आता है, वो भी हमारे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम से ही होते हैं, जो नीचे की पोस्ट होते हैं। और उसके अलावा फिर हमारा आता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसका अलग से एग्जाम कराया जाता है थ्रू द UPSSC, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक हायरार्की क्रिएट करते हैं पोजीशंस की, और इन पोजीशंस में हमें किन किन बंदों को किस हिसाब से क्लासीफाई करना है, किस हिसाब से हमें उनको रखना है एज पर देयर पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिफ़िकल्टी, उसको हम सिस्टमैटिकली सॉर्ट आउट करते हैं और तब हम बंदों को उनकी पोजीशन देते हैं, ठीक है। सो इट वाज द क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मार्शल ई डिमॉक। तो हम फिर से देख लेते हैं कि मार्शल ई डिमॉक ने क्या कहा। मार्शल ई डिमॉक का कहना ये था कि क्लासिफिकेशन को अगर हम डिफाइन कर सकते हैं तो वी कैन डिफाइन क्लासिफिकेशन एज अ सिस्टमैटिक सॉर्टिंग, कि हमें बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से हर एक पोजीशन को सॉर्ट आउट करना है, एंड रैंकिंग ऑफ पोजीशन इन अ हायरार्की, और हमें हायरार्की में एक पोजीशन को रैंक करना है कि कौन सी रैंक पे हायरार्की में कौन सी पोजीशन होगी अकॉर्डिंग टू द कंपैरेटिव डिफ़िकल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ही हम पोजीशन को रैंक करते हैं हायरार्की में, ठीक है। तो ये था मार्शल ई डिमॉक का कहना। Now in any personnel system, service has to be classified on the basis of variety of work and different grades of work. किसी भी पर्सनल सिस्टम में अगर हमें सर्विसेज को क्लासीफाई करना है तो हम वो क्लासिफिकेशन करते हैं किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ वर्क एंड द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ वर्क, कि किस तरीके का वैरायटी ऑफ वर्क है, कितना ज़्यादा काम है वहाँ पे, उस काम का जो वेरिएशन है वो कितना ज़्यादा है, या फिर उस काम से कितने सारे लोग इफ़ेक्ट होते हैं, उस काम को करने के लिए पर्टिकुलर कितना एक्सपीरियंस चाहिए या फिर कितना एक एक्सपर्टीज़ चाहिए। उन सारी चीज़ों को देख करके ही हम लोगों को एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे
क्लासीफाई करते हैं, वहाँ पे उनकी पोजीशनिंग करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे ये कहा गया है कि किसी भी पर्सनल सिस्टम सर्विसेज की अगर हम बात करें तो उनको हमें सर्विसेज को हमें इस तरीके से क्लासीफाई करना होता है कि कितना वैरायटी ऑफ वर्क है उस बात को ध्यान में रख करके, और कितने डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ वर्क है उनको ध्यान में रख के, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन किस हिसाब से होता है पर्सनल सिस्टम में? क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज होता है ऑन द बेसिस ऑफ द वैरायटी ऑफ वर्क एंड द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ वर्क, ओके। Now, by classification, it meant the grouping of position on the basis of similarity of duties and qualification requirements. Sorry, पहले वाली slides आ गई. Now, in this position classification of governmental position is recognized as indispensable to a career service based on merit. जब हम पोजीशन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जब हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ करना है ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन, ठीक है, कि आपकी कौन सी पोजीशन है एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफ गवर्नमेंटल पोजीशन, और हम गवर्नमेंट पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज इंडिस्पेंसिबल टू अ करियर सर्विस बेस्ड ऑन मेरिट। तो जब हम ये पोजीशन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे ये बात कही गई है कि पोजीशन क्लासिफिकेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, एंड स्पेशली ये हमारे लिए इसलिए इंडिस्पेंसिबल है क्योंकि अगर एक ऐसी करियर सर्विस है जो कि मेरिट बेस पे बेसिस है, ठीक है, कि हमें मेरिट सिस्टम पे, मेरिट बेस पे हमें लोगों को रिक्रूट करना है, लोगों को हायर करना है, तो ऐसी करियर सर्विस में हमारा पोजीशन क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे हम मेरिट के हिसाब से ही लोगों को चुनेंगे। और जाहिर सी बात है कि जहाँ पे हम लोगों को मेरिट बेसिस पे चुन रहे हैं, एक एग्ज़ाम हमने पूरा कंडक्ट कराया, उस एग्ज़ाम में कंडक्ट कराने के बाद में हम लोगों को मतलब हायर कर रहे हैं, और उनको हायर करने के बाद में वी आर गिविंग देम पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेरिट सिस्टम के हिसाब से मेरिट बेसिस पे हम लोगों को हायर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो पोजीशन क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज वी आर हायरिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट। तो हम उनको आर्बिट्रेरली कहीं पर भी पोजीशन नहीं कर सकते कि ठीक है भले ही आपका यहाँ पे इसके थ्रू, मेरिट सिस्टम के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट हुआ है तो हम आपको कोई भी पोजीशन किसी भी डिपार्टमेंट में दे देंगे, वो नहीं चलेगा, ठीक है। बिकॉज हमने लोगों को मेरिट बेसिस पे लिया ही है एज पर द क्वालिफिकेशन, और हमने उन चीज़ों को, उन क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए लिया है जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी थी, ठीक है। कि अगर हमें पर्टिकुलर फिशरीज डिपार्टमेंट के लिए या फिर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के लिए ही लोग चाहिए, मान लीजिए हमें 50 लोग चाहिए वहाँ के लिए, तो फिर हम वहाँ से आर्ट साइंस का जो या आर्ट बैकग्राउंड का जो बंदा है हम उसको ला करके वहाँ पे रिक्रूट नहीं कर सकते, हम किसी की भी आर्बिट्रेरली पोजीशनिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो पोजीशन क्लासिफिकेशन है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, हमारे गवर्नमेंट सेटअप में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम लोगों को मेरिट बेसिस पे चुनते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमने पोजीशन क्लासिफिकेशन देखा। तो व्हाट इज़ पोजीशन क्लासिफिकेशन? पोजीशन क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हम किस तरीके से रैंक को हायरार्की के हिसाब से पोजीशन करते हैं एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, और इस हिसाब से हम लोगों को उनकी पोजीशन देते हैं, ठीक है। Now, according to the John Stahl, the foundation of job-oriented career system is position classification plan. तो जॉन स्टॉल जो थे उनका कहना ये था कि जो जॉब ओरिएंटेड करियर सिस्टम है वही पोजीशन, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द पोजीशन क्लासिफिकेशन प्लान। कि जो पोजीशन क्लासिफिकेशन प्लान का जो बेस है, जो उसका जो फाउंडेशन है अकॉर्डिंग टू जॉन स्टॉल, वो है हमारा जॉब ओरिएंटेड करियर सिस्टम। कि अगर हम जॉब ओरिएंटेड करियर सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं कि पर्टिकुलर एक पोजीशन के लिए या फिर पर्टिकुलर एक रैंक के लिए हमें इस तरीके की काम करना है, इस तरीके का जॉब्स हमें करना है, तो जब वो एक जॉब ओरिएंटेड करियर सिस्टम बन जाता है तो वहाँ पे हमें पोजीशन क्लासिफिकेशन और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि हम कहाँ पे किस इंसान को, किस बंदे को किस पोजीशन या फिर किस रैंक में हम बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको ये पर्टिकुलर जॉब करना है। तो जिस इंसान को ये पर्टिकुलर जॉब करना है उस पर्टिकुलर रैंक या पोजीशन में बैठ के, तो उसके पास ये मतलब एसेट्रा क्वालिफिकेशंस एसेट्रा उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। सो सच अ प्लान इज प्री रिक्विजाइट फॉर एनी सिस्टम दैट रिगार्ड्स द नेचर एंड कंटेंट ऑफ ईच पोजीशन एज सेंट्रल टू गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मोटिवेट बेस्ड ऑन द वर्क टू बी परफॉर्म। और ये जो प्लान होता है काफ़ी प्री रिक्विजाइट होता है किसी भी सिस्टम के लिए, दैट रिगार्ड्स द नेचर एंड कंटेंट ऑफ ईच पोजीशन एज सेंट्रल टू गुड ऑर्गेनाइजेशन। कि जब हम अपने काम को या फिर अपनी पोजीशन को या फिर अपने काम से, अपनी पोजीशन से रिलेटेड जितना भी काम है हमारे पास, जब हम उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जब हम उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, उसको सबसे पहली पोजीशन पे रख रहे हैं, एंड वी आर टर्मिंग इट एज सेंट्रल टू गुड ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे लिए एक सेंट्रल थीम है कि किस तरीके से जो काम हमारी पोजीशन से रिलेटेड है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो इट इज़ एक्टिंग एज सेंट्रल टू द गुड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एंड टू मोटिवेट बेस्ड ऑन दी वर्क टू बी परफॉर्म्ड। और इसी हिसाब से अगर हम एक पर्टिकुलर पोजीशन से, एक पर्टिकुलर जॉब या फिर काम रिलेटेड होता है, जब वो बंदा वहाँ पे बैठा होता है और वो अपने काम को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो इस हिसाब से उस इंसान को मोटिवेट करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, कि लोगों को मोटिवेट करना बेस्ड ऑन द वर्क टू बी परफॉर्म, ये भी ज़रूरी हो जाता है। और किसी भी इंसान में अगर उसका जो पोजीशन है, उसके अगर हम नेचर और कंटेंट को अगर हम जान सकते हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू जॉन स्टॉल ने क्या कहा, जॉन स्टॉल का कहना ये था कि किसी भी जॉब ओरिएंटेड करियर सिस्टम का जो फाउंडेशन था वो था हमारा पोजीशन क्लासिफिकेशन प्लान। कि हमारा पोजीशन क्लासिफिकेशन प्लान आया कहाँ से, कि हमें किस हिसाब से पोजीशंस को क्लासिफिकेशन करना है। हमें यहाँ से आया कि अगर कोई भी ऐसा जॉब है जो कि करियर ओरिएंटेड है, जो अपने कोई भी ऐसा जॉब है जो कि करियर ओरिएंटेड है, तो वो उसका फाउंडेशन बना। ठीक है, कि हमें अपना काम करना है और काम को हमें अपना एक लॉन्ग टर्म करियर बना के चलना है और उसी में हमें आगे भी बढ़ना है। ठीक है, तो करियर का मतलब यही होता है कि हमने एक पर्टिकुलर फील्ड को चूज़ किया और उस पर्टिकुलर फील्ड में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम ऊपर की ओर चढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो हमारा एक लॉन्ग टर्म प्लान है। वी आर नॉट चेंजिंग फील्ड्स एंड वी आर नॉट चेंजिंग जॉब्स अगेन एंड अगेन, वी आर गोइंग ऑन अ सिंगल path and we are trying to escalate in that particular path. Okay, now such a plan is prerequisite for any system that regards the nature and content of each position as central to good organization. और ऐसा प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे किसी भी सिस्टम के लिए जो किसी भी पोजीशन के नेचर और कंटेंट को क्या समझता है, एज अ सेंट्रल टू गुड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई भी जो पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे से काम करने के लिए। एंड टू मोटिवेट बेस्ड ऑन द वर्क टू बी परफॉर्म, और एम्प्लॉयज़ को हम मोटिवेट भी आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि उनसे रिलेटेड कौन सा जॉब है जो उन्हें परफॉर्म करना है। ठीक है, सो ये दो बातें थी जो एक मार्शल ई डिमॉक ने क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया, पोजीशन क्लासिफिकेशन को। इन्होंने कहा कि पोजीशन क्लासिफिकेशन हमारा सिस्टमैटिक सॉर्टिंग है, रैंकिंग ऑफ पोजीशन है हायरार्की में अकॉर्डिंग टू कंपेरेटिव डिफिकल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरे थे हमारे पास जॉन स्टाल ने ये कहा कि जो फाउंडेशन है जॉब ओरिएंटेड करियर सिस्टम वही है पोजीशन क्लासिफिकेशन का प्लान। ठीक है, मतलब पोजीशन क्लासिफिकेशन प्लान का जो बेसिस है, फाउंडेशन है, वो है जॉब ओरिएंटेड करियर सिस्टम। और ये प्लान जो है किसी भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में प्री रिक्विजिट हो जाता है, यानी कि पहले नंबर पे आता है जो अपने नेचर और कंटेंट ऑफ वर्क को सेंट्रल टू गुड ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को भी वो आसानी से मोटिवेट कर पाएंगे। ठीक है, और क्लासिफिकेशन बेसिकली हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हमारा ये हो गया कि हम किस हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने पर्सनल्स को एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में उनकी पोजीशन, उनकी रैंक के हिसाब से हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं या फिर उन्हें पर्टिकुलर एक रैंक पे हम उन्हें बिठाते हैं। ठीक है, now moving ahead, the prevailing basis for classification of positions are educational qualifications for incumbents, competence on the job, rank and personal status of the employees etc. ठीक है, तो अभी तक का जो हमारा प्रिवेलिंग बेसिस था, मतलब जो चलता आ रहा था, क्लासिफिकेशन किस हिसाब से होता है या फिर किन बेसिस पे होता है, किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं एम्प्लॉयज़ का, तो वो हमारा होता था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। इनकम्बेंट्स का मतलब होता है जो एम्प्लॉयज़ अभी अभी आए हैं, पहली बार आए हैं, उन्हें हम इनकम्बेंट्स कहते हैं। ठीक है, वो जो फ्रेशर्स, दैट आर कॉल्ड द इनकम्बेंट्स। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर द इनकम्बेंट्स, कॉम्पिटेंस ऑन द जॉब, रैंक एंड पर्सनल स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय एसेट्रा। तो जो प्रिवेलिंग बेस हमारा अभी तक का रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ पोजीशन का, वो हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होते थे कि कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए पर्टिकुलर जॉब के लिए। कॉम्पिटेंस ऑन द जॉब है कि किस जॉब के लिए कितना कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड है, रैंक एंड पर्सनल स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा, और एम्प्लॉयज़ का जो रैंक है, उनका जो पर्सनल स्टेटस है वो कैसा रहेगा। तो इन सारी बेसिस पर, इन सारी चीज़ों पर ही हम अभी तक पोजीशन को क्लासिफिकेशन करते थे। ठीक है, अब देयर आर टू वेल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पोजीशंस। पहला है हमारा रैंक क्वालिफिकेशन, दूसरा हमारा ड्यूटीज़ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हमारे पास टू वेल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है कि जो अब तक के क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स हैं उनमें से दो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के सिस्टम है। पहला है रैंक क्वालिफिकेशन सिस्टम और दूसरा है ड्यूटीज़ क्वालिफिकेशन सिस्टम। तो जब हम रैंक क्वालिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रैंक है उसके हिसाब से हम क्वालिफिकेशन करते हैं, जो रैंक है हमारे पास, रैंक के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो हमारा ड्यूटीज़ क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट वाले में हम ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं पर्टिकुलर पोजीशन में, उसके हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं।
नाउ द फर्स्ट वन इज द रैंक क्वालिफिकेशन। तो रैंक क्वालिफिकेशन क्या होता है कि हियर द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन इज द रैंक एंड पर्सनल स्टेटस ऑफ द इनकम्बेंट रादर दैन द प्रिसाइज ड्यूटीज इनहेरेंट इन द पोस्ट। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन के दो तरीके हैं, पहला है रैंक क्वालिफिकेशन और दूसरा है ड्यूटीज़ क्लासिफिकेशन। तो जो रैंक क्वालिफिकेशन है हमारा, वो डिपेंड करता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक एंड द पर्सनल स्टेटस ऑफ द इनकम्बेंट, कि जो हमारा एम्प्लॉय है, जो बंदा हमारा अभी भी आया है, रिक्रूट हुआ है, ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिस करता है उनकी रैंक पे, उनके पर्सनल स्टेटस के हिसाब से, रादर दैन द प्रिसाइज ड्यूटीज़ इनहेरेंट इन द पोस्ट, और ड्यूटीज़ के हिसाब से नहीं, क्योंकि जो ड्यूटीज़ का जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा नेक्स्ट ग्रुप में आता है। ठीक है, तो जब हम किसी पर्सन की, किसी एम्प्लॉय की रैंक को और उसके पर्सनल स्टेटस के हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं तो वो हमारा रैंक क्वालिफिकेशन कहलाता है, और जब हम ड्यूटीज़ के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं तो वो हमारा ड्यूटीज़ क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो पहले वाला है हमारा रैंक क्वालिफिकेशन। तो रैंक क्वालिफिकेशन में हम एम्प्लॉयज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल स्टेटस। ठीक है, इन इंडिया दिस क्लासिफिकेशन इज फाउंड इन ऑल इंडिया सर्विसेज। तो इस टाइप का जो हमारे ये रैंक क्वालिफिकेशन वाला जो हमारा क्लासिफिकेशन है, ये हमारे इंडिया में पाया जाता है इन ऑल इंडिया सर्विसेज। कि जो हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज की जो रैंक होती है, IAS है, IFS है, IES है, IPS वगैरह है, ये उसमें बेसिकली मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम रैंक के हिसाब से उनको, रैंक क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम उनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं कि जब हम रैंक के हिसाब से कर रहे हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड एडमिनिस्टर, कि जब हम बात करते हैं रैंक क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्लासीफाई करना, तो वो हमारे लिए उसको समझने में और एडमिनिस्टर करने में आसान हो जाता है, बिकॉज वी नो दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग अ पर्टिकुलर रैंक। अगर एक IPS रैंक का बंदा है या फिर एक IAS रैंक का बंदा है, देन वी ऑब्वियसली नो कि हाँ, उनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके पास जो पावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ों को समझना और उनको अंडरस्टैंड करना, एंड ऑल्सो इट इज़ ईजी फॉर द पीपल टू रिकग्नाइज दैम, बिकॉज हमें पता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज की इंडिया में क्या पोजीशन है। ठीक है, वी ऑलवेज कंसिडर इट विद रिस्पेक्ट, विद ऑ, और हम देखते हैं कि हाँ, इट्स अ वेरी डिज़ायरेबल काइंड ऑफ अ जॉब। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस रैंक को पाने के लिए, एंड विद दैट रैंक कम्स लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो, बट विद दैट रैंक कम्स लॉट्स ऑफ चरिस्मा। तो उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को अचीव करने के लिए, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर प्रिपेयरिंग ईयर बाय ईयर टू गेट दैट पोजीशन, टू गेट दैट पर्टिकुलर रैंक स्पेशली। ठीक है, सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड एडमिनिस्टर। तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए आसान हो जाता है चीज़ों को समझना और एडमिनिस्टर कर पाना। ठीक है, बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रैंक। Now it promotes the mobility by transfers and encourage the career opportunities। और अगर हम इसको प्रमोट करते हैं, अगर हम रैंक क्वालिफिकेशन के हिसाब से चलते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज को ही माइंड में रख के अभी हम सारी चीज़ों को देखते हैं, बिकॉज जो रैंक क्वालिफिकेशन है उसका हमारा प्राइम एग्जाम्पल क्या है इंडिया में, वो है हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं, सपोज अगर हम IAS की बात करते हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाता है उनकी जॉब को समझना, और उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है एडमिनिस्टर करना, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को चला पाना। सेकेंड ये है कि इट प्रमोट्स मोबिलिटी बाय ट्रांसफर्स एंड इनकरेज द करियर अपॉर्चुनिटीज़। और ये जो है मोबिलिटी को इनकरेज करता है, कैसे? ट्रांसफर्स के थ्रू में, बिकॉज इन लोगों के ट्रांसफर्स काफ़ी क्विक होते हैं। कभी कभी तो इन लोगों के ट्रांसफर्स 2-2 महीने 3-3 महीने के गैप पे भी हो जाते हैं, बट मोस्टली इन लोगों के जो ट्रांसफर्स हैं वो 8 से 9 महीने या फिर 6 से 8 महीने के बीच में इन लोगों के ट्रांसफर्स होते रहते हैं। तो उससे क्या है, मोबिलिटी इंकरेज होता है। मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है इंकरेज होता है। तो इस हिसाब से काफ़ी सारे जो एरियाज़ हैं, उन काफ़ी सारे एरियाज़ में इनको काम करने का मौका मिलता है, एंड इट इनकरेजेस द करियर अपॉर्चुनिटीज़। और जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी इंकरेज करने का मौका मिलता है, बिकॉज हर एक जगह पे कुछ अलग अलग से कुछ चैलेंजेस होते हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं, एंड दे आर एबल टू cater to those challenges and also to come forward it. So it encourages the flexibility in the system, and also अगर हम रैंक क्वालिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को इंकरेज करता है सिस्टम में। इट इंड्यूसेस लॉयल्टी टू द टोटल सिविल सर्विस, और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रैंक अटैच्ड है हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज में, तो एक लॉयल्टी रहती है हमारे टोटल सिविल सर्विसेज के थ्रू, बिकॉज ऑफ द रैंक क्वालिफिकेशन। जो हमारे सिविल सर्विसेज है उसमें जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा लॉयल्टी रहती है अपनी जॉब के प्रति। ठीक है, it attracts the competent and promising personnel and prefer the generalist to the specialist, and also through the rank qualification। हम अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो रैंक क्वालिफिकेशन की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेंट और प्रॉमिसिंग पर्सनल, यानी कि कॉम्पिटेंट और प्रॉमिसिंग जो लोग हैं हम उनको अट्रैक्ट कर पाते हैं, एंड ऑल्सो वी प्रेफर जनरलिस्ट टू स्पेशलिस्ट।
ठीक है। और एक मौका मिलता है कि जो जनरलिस्ट लोग हैं स्पेशलिस्ट की जगह पे हम उनको एक मौका दें आगे आने का, काम करने का, और उनको हम अट्रैक्ट करा पाते हैं इन सर्विसेज में। ठीक है, कैसे कि बिकॉज व्हेन अ नोटिफिकेशन इज आउट ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, तो उसमें साफ लिखा होता है दैट एनी पर्सन हु इज होल्डिंग अ ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, तो वो डिज़ायरेबल होते हैं। रादर दैन उसमें ये नहीं लिखा होता है कि हमारे पास अगर आप कस्टम्स डिपार्टमेंट में चुने जाते हो, या फिर आप रेलवेज में चुने जाते हो, या फिर आप पर्टिकुलरली किसी और डिपार्टमेंट में चुने जाते हो, ऑडिटिंग के लिए चुने जाते हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है कि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड होना ही होना चाहिए, या फिर आपका फिजिक्स बैकग्राउंड होना ही चाहिए, या फिर आपका अगर रेलवेज में है तो आपका इंजीनियरिंग होना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता है, एक सिंपल ये लिखा होता है इट इज़ ओपन फॉर ऑल द जनरल पीपल, और उसके बाद में वो अपनी रैंक के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं कि किसको कौन से डिपार्टमेंट में भेजना है। ठीक है, तो ये हमारे एडवांटेजेस हो गए रैंक क्वालिफिकेशन के, कि इजी होता है अंडरस्टैंड करने में, एडमिनिस्टर करने में, मोबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि इन लोगों का ट्रांसफर बहुत ज़्यादा होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी को इंकरेज करता है सिस्टम में, और रैंक की वजह से लॉयल्टी बहुत ज़्यादा रहती है टोटल सिविल सर्विसेज के थ्रू, और बहुत ही कॉम्पिटेंट और अच्छे पर्सनल को, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करा पाता है रैंक क्वालिफिकेशन की वजह से ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं रैंक क्वालिफिकेशन के क्या होते हैं। तो जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो ये होते हैं, इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, कि यहाँ पे डिसएडवांटेजेस का ये होता है कि इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क लीडिंग टू लो मोरल, कि रैंक क्वालिफिकेशन की वजह से हम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिसकी रैंक ऊपर होती है उसकी पे ज़्यादा होती है, भले ही उसका काम जो है वो किसी दूसरे इंसान के काम के बराबर हो या उससे कम हो, बट स्टिल हम ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो पे स्केल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, वो काफ़ी लोगों से ऊपर होता है। ठीक है, it overlooks the claims of the merit basis of holding particular position, the system becomes ascriptive। और अगर हम बात करें तो कभी कभी वो मेरिट बेसिस पे जो पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं उसके क्लेम को भी वो ओवरलुक कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा एस्क्रिप्टिव बन जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो मेरिट बेसिस के हिसाब से जो लोग होते हैं जो पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, समटाइम्स अ सिचुएशन अकर कि एक पोजीशन पे जो बंदा बैठा हुआ है वो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे इतना मेरिटोरियस नहीं है जितना कि दूसरा पर्सन हो सकता है। ठीक है, बट स्टिल हम एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, तो उस फॉर्मेट को फॉलो करने की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है जब हम रैंक क्वालिफिकेशन के हिसाब से चल रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर रैंक के बंदे को ही रिकॉग्नाइज करेंगे, उससे नीचे वाले बंदे को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो वहाँ पे कोई नीचे पोजीशन का जो बंदा होगा जो मेरिटोरियस भी हो सकता है, लेकिन हम उसको भी ओवरलुक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रैंक दूसरे बंदे के रैंक से नीचे है। ठीक है, इट डज नॉट डिफाइन द कंटेंट्स ऑफ एनी जॉब। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं रैंक क्वालिफिकेशन की, तो हम रैंक के हिसाब से लोगों को क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, कि उनकी रैंक कौन सी है। तो इसीलिए किसी भी की जो पोजीशन के हिसाब से जो उनकी जो जॉब कंटेंट है उसको डिफाइन नहीं किया जाता है, कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो रैंक के बेसिस पे हो रहा है, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब्स एंड द ड्यूटीज़ दे आर गोइंग टू परफॉर्म। कि जिस तरीके का वो जॉब करेंगे या फिर जिस तरीके की वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से हमने क्लासीफाई नहीं किया है, हमने रैंक के बेसिस पे क्लासीफाई किया है। ठीक है, नाउ द परफॉर्मेंस कैन नॉट बी रैशनली मेजर्ड। और अगर हम बात करें तो उनके परफॉर्मेंस को हम रैशनली मेजर नहीं कर सकते हैं कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, क्या उनको रैशनली लॉजिकली उनको मेजर कर पाना आसान है या फिर आसान नहीं है। बिकॉज उनकी पोजीशन एक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, वो इतनी ऊंची पोजीशन पे बैठे होते हैं, उनकी रैंक इतनी ज़्यादा होती है, तो उस बेसिस पे उनके परफॉर्मेंस को टोटली मेजर कर पाना इतना आसान नहीं होता है। बिकॉज मैनी अ टाइम्स इट कैन हैपन दैट दे कैन alter the results, ठीक है, they can alter the reports. It is not conducive to formulation of scientific standards on which selection of personnel, training, transfer, promotion, career department may be organized. और यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कंड्यूसिव नहीं होता अगर हम एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड सेट करें किस चीज़ का, अगर हमें पर्सनल को किस तरीके से सेलेक्ट करना है, फिर उनका ट्रेनिंग है, उनका ट्रांसफ़र है, उनका प्रमोशन है या फिर उनका करियर डेवलपमेंट है, तो उसको हम बहुत ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स, अगर रैंक क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ है तो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के हमारे दो तरीके के हैं, पहले हमारा रैंक क्वालिफिकेशन, दूसरा है हमारा ड्यूटीज़ क्लासिफिकेशन। रैंक क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमारे इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज चलता है, जिसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में हमने ये देखा कि उसका एडवांटेज ये है कि ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, मोबिलिटी होती है ट्रांसफर्स में, फ्लेक्सिबिलिटी होती है जॉब में, करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनको ज़्यादा मिलती है, एक रिस्पेक्ट, एक पोजीशन भी मिलता है। डिसएडवांटेजेस उनके ये होते हैं कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का नहीं फॉलो करता है ये, और कई बार जो मेरिटोरियस लोग होते हैं उनको ओवरलुक कर देता है,
और अपने उनके जो कंटेंट ऑफ द जॉब है उसको हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, एंड ऑल्सो वी कैन नॉट पर्टिकुलरली रैशनली मेजर देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया रैंक क्वालिफिकेशन, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस। नाउ मूविंग टू द ड्यूटीज़ क्लासिफिकेशन। तो अब जब हम ड्यूटीज़ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने पोजीशंस को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूटीज़ एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे आर गोइंग टू हैव। ठीक है, तो ड्यूटीज़ क्लासिफिकेशन को बेसिकली हम इन लेमन लैंग्वेज पोजीशन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइड कराना है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, तो रैंक क्वालिफिकेशन में एक डिसएडवांटेज था कि वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं देते थे, और ड्यूटीज क्लासिफिकेशन में ये है कि हम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नाउ द एम्फोसिस इज ऑन द इंडिविजुअल पोजीशन इन हायरार्की, और जो यहाँ पे इंडिविजुअल पोजीशन जो होता है हायरार्की में उसके ऊपर एम्फोसिस दिया जाता है इन द ड्यूटीज क्लासिफिकेशन, कि आपकी एक हायरार्की है, उस हायरार्की में कहाँ पे कौन सा बंदा बैठा हुआ है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे एम्फोसिस दिया जाता है, ना कि सिर्फ उन लोगों के ऊपर जो एक पर्टिकुलर या फिर हायर रैंक पे बैठे हैं। ठीक है, नाउ ईच पोजीशन रिप्रेजेंट द सर्टेन वेल डिफाइंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द एम्प्लॉयज आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर, और हर एक पोजीशन की अपनी कुछ रिस्पेक्टिव अपनी कुछ पर्टिकुलर ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि बहुत ही अच्छे से वेल डिफाइंड की जाती हैं, और ये भी बताया जाता है कि उन ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए एम्प्लॉयज़ आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर, यानी कि अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे देन दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। अ पोजीशन मस्ट रिमेन डिफरेंशिएटेड फ्रॉम इट्स ऑक्यूपेंट, और ये भी कहा गया है कि जो एक इंसान की पोजीशन है वो उस ऑक्यूपेंट से जो है डिफरेंशिएटेड रखी जाती है, यानी कि उससे अलग रखी जाती है, कि ऑक्यूपेंट जो है वो अपनी पोजीशन के हिसाब से अलग है। यानी कि रैंक क्वालिफिकेशन में क्या होता था कि जो इंसान होता था वो अपनी रैंक को अपने शोल्डर्स पे एकदम कैरी करके चलता था कि ये ही वो पर्सन है और यही उसकी रैंक है, पर्टिकुलर उसकी पोजीशन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब हम ड्यूटीज़ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने क्लासीफाई किया है एक पोजीशन की ड्यूटीज़ और जॉब के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसकी पोजीशन है वो उस बंदे से अलग है, यानी कि उस कुर्सी की इम्पोर्टेंस है, लेकिन नॉट ओनली उस पर्टिकुलर पर्सन की इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, द डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर एवेल्युएशन ऑफ द जॉब्स द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग देयर क्लास आर, कि अगर हम डिफरेंट क्राइटेरिया लेके हम किस हिसाब से जॉब्स को इवेल्युएट करेंगे उनकी क्लास को डिटरमाइन करने के लिए, तो ये कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया है। पहला है हमारा नेचर ऑफ द ऑक्यूपेशनल फील्ड्स, कि किस तरीके का नेचर है जहाँ पे हमें काम करना है। कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज़, की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है या फिर क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उस जॉब से रिलेटेड। स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्कोप कितना है, और नॉलेज एंड स्किल नीडेड टू डू द जॉब, उस जॉब को करने के लिए नॉलेज और स्किल कितना ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि डिफरेंट क्राइटेरिया है कि जब इवैल्यूएशन ऑफ जॉब करते हैं ड्यूटीज़ के हिसाब से जब हमें क्लासीफाई करना होता है तो उसके कौन कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं। उसके क्राइटेरिया हैं कि नेचर कैसा है जॉब का, हमें ये देखना होता है, उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी या डिफ़िकल्टी इन्वॉल्व है, हमें ये देखना होता है, स्कोप कितना है रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये, और कितनी ज़्यादा नॉलेज या फिर स्किल रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्राइटेरिया हैं जिन क्राइटेरिया के हिसाब से हम जॉब को डिफाइन करते हैं। ओके, Now, according to Glenn Stahl, there are 4 steps in development of the position classification system. तो जब हम ड्यूटीज़ क्लासिफिकेशन या पोजीशन क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो ग्लेन स्टाल ने ये कहा है कि इसके 4 स्टेप्स होते हैं इसके डेवलपमेंट के। ठीक है, कौन से वो 4 स्टेप्स हैं। पहला है एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग द ड्यूटीज़ एंड अदर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोजीशन, कि पहला है हमारा एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग द ड्यूटीज़, कि किस तरीके से हम ड्यूटीज़ को एनालाइज करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे और उसके जितने भी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पोजीशन के, उसको हम देखेंगे। ठीक है, नो ग्रुपिंग द पोजीशंस इनटू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़, और फिर हम पोजीशंस को ग्रुप करेंगे क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी पोजीशन कौन सी जॉब से रिलेटेड कौन कौन सी हमारी ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर पोजीशन है, इसमें किस तरीके का जॉब करना है और इससे रिलेटेड क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा हम ये करेंगे कि जिन पोजीशन में सिमिलैरिटीज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ड्यूटीज़ हैं, कि अगर 2 काम हैं 3 काम हैं जो एक ही जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं तो उनको हम एक ग्रुपिंग बना लेंगे, उनका एक अलग से ग्रुप कर देंगे। ठीक है, कि जिसमें भी सिमिलैरिटी ऑफ ड्यूटीज़ और जॉब्स है उन जॉब्स का हम एक करके ग्रुप बना देंगे। फिर है राइटिंग सच स्टैंडर्ड्स फॉर ईच पोजीशन टू इंडिकेट इट्स कैरेक्टर एंड डिफाइन इट्स बाउंड्रीज टू सर्व एज अ गाइड
इन एलोकेटिंग द इंडिविजुअल पोजीशन टू क्लास इन रिक्रूटमेंट एंड एग्जामिनेशन। फिर ये है कि पर्टिकुलर पोजीशन के कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं दिखाने के लिए कि कौन सी पोजीशन का क्या कैरेक्टर है और उस पर्टिकुलर पर्सन की क्या कितनी जो है वो ऑक्यूपेशनल बाउंड्रीज हैं। यानी कि अगर आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन दी जा रही है तो आपका काम इतना है और उस काम के अलावा आपकी बाउंड्रीज इतनी है, मतलब इसके आगे का काम जो है वो आपके करने का नहीं है, वो आपसे ऊपर या फिर किसी और डिपार्टमेंट के बंदे के करने का काम है। ठीक है, तो इस तरीके से एक गाइडलाइन भी उस इंसान को बताई जाती है कि आपको ये काम करना है और बाकी अब इतनी आपकी लिमिटेशंस है, उसके आगे का जो काम है वो आपको नहीं करना है। ठीक है, इंस्टॉलेशन बाय एलोकेटिंग द इंडिविजुअल पोजीशन टू द क्लासेस, और उसके बाद हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को उनकी अलग अलग क्लास में या फिर उनके अलग अलग पोजीशन में हम उनको रख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम 4 स्टेप्स की बात करें पोजीशन क्लासिफिकेशन में तो क्या क्या है। पहला तो ये है कि हमें ये देखना है कि हर एक पोजीशन से रिलेटेड कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है उस पर्टिकुलर जॉब की और कौन कौन सी जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उससे जुड़ी हुई हैं। दूसरा, जहाँ जहाँ पे सिमिलैरिटीज़ लगती हैं जॉब्स की उनको हम ग्रुप कर देते हैं। तीसरा ये है कि हम उनके कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट करते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन की जॉब के, जहाँ पे हम ये बताते हैं कि आपका पर्टिकुलर जॉब ये है, आपकी पोजीशन ये है और आपकी लिमिटेड बाउंड्रीज ये हैं जिनके अंडर ही आपको काम करना है। फिर है इंस्टॉलेशन बाय एलोकेटिंग इंडिविजुअल, कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा हो जाता है ड्यूटीज क्लासिफिकेशन, जो कि पोजीशन क्लासिफिकेशन भी कहलाता है। ओके, अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस इसका ये है कि ईच पर्सन गेट्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर जॉब एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक इंसान के पास एक पर्टिकुलर एक आइडिया होता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें क्या काम करना है, हमारी कितनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इट इंड्यूसेस कॉम्पिटिटिवनेस इन द सिविल सर्विस, और जब हम ये ड्यूटीज क्लासिफिकेशन लेकर के आते हैं तो क्योंकि हमने ग्रुपिंग भी बना रखी कि हाँ ठीक है 4 लोग हैं जिनकी सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इन लोगों को हमने एक पोजीशन दे रखी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिविल सर्विसेज में कॉम्पिटिटिवनेस को भी इंड्यूस कर सकते हैं। ये कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट टारगेट फॉर रिक्रूटिंग पब्लिक पर्सन एंड पेव्स द वे फॉर इवैल्यूएशन, और क्योंकि एक डेफिनेट टारगेट रख देते हैं हम पब्लिक पर्सन को रिक्रूट करने के लिए, इसलिए हम उनका ढंग से इवैल्यूएशन भी कर पाते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और क्योंकि पोजीशन के हिसाब से चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है इसलिए हम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को भी रखते हैं। ठीक है, उस चीज़ को फॉलो करना आसान हो जाता है। इट प्रोवाइड्स द लेटरल एंट्री इनटू द सिविल सर्विस फ्रॉम आउटसाइड द गवर्नमेंट एंड पोस्टिंग एंड अपॉइंटमेंट आर शेप्ड बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब टू बी डन, और ये भी प्रोवाइड करता है जो हमारा पोजीशन क्लासिफिकेशन है लेटरल एंट्री इनटू सिविल सर्विस फ्रॉम आउटसाइड द गवर्नमेंट, क्योंकि हम आउटसाइड द गवर्नमेंट की बात करें तो लेटरल एंट्री भी अलाउड करता है ये पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट में, जो कि शेप किए जाते हैं बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। ठीक है, अभी लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो मोदी सरकार भी ये करना चाहती थी। दे वर विलिंग ऑफ रिक्रूटिंग एंड हायरिंग पीपल फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर जिनके पास पर्टिकुलर एक्सपीरियंस था प्राइवेट सेक्टर में काम करने का, और वो सिविल सर्विसेज में उनको डायरेक्टली रिक्रूट करने के लिए उन्होंने मन बना लिया था। बट देयर वाज a huge you can say agitation by the civil services group, तो जितने भी सिविल सर्वेंट्स थे, जो ब्यूरोक्रेसी थी वहाँ से जब उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन सहना पड़ा, देन अगेन उनको अपना वो डिसीजन वापस लेना पड़ा। लेकिन जब भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने ये बात कही थी, पहले से कही थी, कि अगर हम कुछ ऐसे काबिल लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो अपने प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर चुके हैं, अगर हम उनको मौका देते हैं, हमारे जो हायर एक्सेलेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें काम करने का, नॉट परमानेंटली, लेकिन अगर हम टेम्परेरी बेसिस के लिए भी 7 साल के लिए 10 साल के लिए अगर हम उनको अपने साथ काम करते हैं, अगर हम उनकी स्किल्स और उनकी जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं, उनका जो भी एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज करके अगर हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और बेहतर बना सकते हैं तो हमें उस चीज़ को देखना चाहिए। ठीक है, तो ऑल्दो मोदी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटा करके ये स्टेप लेना चाहा, बट अगेन बिकॉज बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन आ गया था ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, देन अगेन ही हैड टू टेक दैट डिसीजन बैक कि नहीं ऐसा नहीं होगा, और वो डायरेक्टली बेसिस पे नहीं होगा, वो उन लोगों के लिए था जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, जिनके पास 5 साल का 7 साल का प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस था, और फिर उनको वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में बिठाया जाएगा कि अगर कोई बंदा है जिसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा नॉलेज है, तो अगर हम उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में बिठाते हैं एक ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे ही इज़ एबल टू टेक बेटर डिसीजंस और वो रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, या फिर ही कैन चॉक आउट अ पॉलिसी, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिज़ायरेबल थी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे हम एक जनरल रिक्रूटमेंट करते हैं
क्योंकि जो जॉब्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होती है सिविल सर्विसेज में। आप कभी एक डिपार्टमेंट में काम करते हो तो फिर आप दूसरे डिपार्टमेंट में काम करते हो, आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अ पर्सन फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड व्हेन ही गोज इनटू अ डिपार्टमेंट जहाँ पे उनको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, या फिर मान लीजिए उनको टेक्निकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, तो कभी कभी वो उतने ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं बन पाते हैं अपनी जॉब को लेकर के, ठीक है। तो इसीलिए जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं हमारे, वो कई बार घाटे में इसलिए चले जाते हैं बिकॉज वहाँ पे जो रूल कर रहे हैं वो भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स रूल कर रहे हैं, एंड नॉट ईच एंड एवरी ब्यूरोक्रेट इज़ वेरी वेल एफिशिएंट, और इनकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑल्दो इन बेसिस पे, इन सब्जेक्ट्स पे जितना भी सिलेबस है सिविल सर्विसेज का उसमें है, लेकिन कई बार जो आपकी जॉब है वो इस तरीके के रिक्वायरमेंट्स मांगती है जो आपके पास नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उस पोजीशन और उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारे एडवांटेजेस हो गए कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है जॉब की और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, एक टारगेट हम सेट कर सकते हैं और उनका एवेल्युएशन कर सकते हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होता है, और लेटरल एंट्री सिविल सर्विसेज में अलाउ हो सकती है, ठीक है। फिर डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि कुछ जो ड्यूटीज़ होती हैं वो अनडिफाइंड ही रह जाती हैं, डिफाइंड होने की मतलब डिफाइंड होने की बजाय। And with the changes in the society, the duties of civil services also need to change with time, which is very costly and expensive, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि सोसाइटीज़ में, क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस काफ़ी सारे चेंजेस आते जा रहे हैं, ठीक है, थिंग्स आर चेंजिंग रैपिडली, हमारे पास सोशल मीडिया आ गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो गया है, पीपल हैव बिकम वेरी मच अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड इन्फॉर्मेशन, और हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी आ गया है जिसके थ्रू लोग हमसे सवाल पूछ सकते हैं, मीडिया हैज़ बिकम वेरी एक्टिव। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है सिविल सर्विसेज के वो भी बदलते हैं, तो इस हिसाब से जो उनकी ट्रेनिंग है, जो उनको जिस हिसाब से उनका माइंड फ्रेम को करना है या फिर उनको अपनी जॉब को चलाना है, तो वो सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि बदलना उन्हें भी अपने आप को है, टाइम टू टाइम अपने आप को उन्हें भी अपडेट करते रहना है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये जो एक तरीका हो जाता है काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और कॉस्टली भी हो जाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज भी हम इससे ले सकते हैं कि जब हम पोजीशन क्लासिफिकेशन के हिसाब से करते हैं तो ये इसका डिसएडवांटेज भी हो जाता है कि विद द चेंजेस इन सोसाइटी द रोल ऑफ द सिविल सर्विसेज दे ऑल्सो नीड टू चेंज, और उनको टाइम से बदलने के लिए ये जो चीज़ होती है, ये जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली बैठता है, ठीक है। नाउ द पोजीशन क्लासिफिकेशन रिक्वायर फॉर इंट्रोडक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स ऑफ अ वाइड वैरायटी एंड ऑर्डर विच इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, और ये जो पोजीशन क्लासिफिकेशन है वो अपने इंट्रोडक्शन इंस्टॉलेशन के लिए कुछ टेक्निकल स्किल्स भी रिक्वायर करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होती है, ये टेक्निकल स्किल्स भी, ठीक है। तो इसके साथ हमारा डिसएडवांटेजेस हो गया। नाउ जब हम बात करते हैं पोजीशन क्लासिफिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन की, तो हमारे पास दो थे, पहला था रैंक क्वालिफिकेशन, दूसरा था ड्यूटीज़ क्लासिफिकेशन। तो जनरली क्या होता है कि ये हर एक कंट्री पे डिपेंड करता है कि वो कौन से सिस्टम को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ठीक है। बट जनरली ये देखा गया है कि हर कंट्री में अ प्रॉपर मिक्स ऑफ बोथ द सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड, कि थोड़ा सा रैंक क्वालिफिकेशन का क्लासिफिकेशन सिस्टम लिया जाता है और थोड़ा सा हमारा इसका जॉब डिस्क्रिप्शन वाले का क्लासिफिकेशन सिस्टम लिया जाता है पोजीशन क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर मिक्स कह लीजिए या फिर एक ऑप्टिमम मिक्स ऑफ बोथ द क्लासिफिकेशन, उनको मिला करके ही अपने सिविल सर्विसेज में या फिर अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में एक गवर्नमेंट चूज़ करती है और उसको फॉलो करती है, ठीक है। सो विद दिस वी आर फिनिश्ड विद दिस टॉपिक विच इज़ क्लासिफिकेशन। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी विद द रिक्रूटमेंट, ओके।